जय हिंद दोस्तों। लोन डिफॉल्ट हो गया है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका कर्जा छोटा हो या बड़ा हो, सभी होंगे कर्जा मुक्त। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर हैं, काफी सारे सब्सक्राइबर भाई हैं, काफी सारे क्लाइंट हैं जो कि बोलते रहते हैं कि सर मेरा लोन तो बहुत बड़ा है, मेरा लोन तो बहुत छोटा है। क्या मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकता हूं? अगर निकलूंगा तो कैसे निकलूंगा? क्या क्या मुझे प्रोसीजर करना पड़ेगा? कैसे मैं इन सारी दिक्कतों से आगे बढ़ सकता हूं? कैसे मेरी प्रॉब्लम दूर हो सकती है? कैसे मुझे इन सभी चीजों से निजात मिल सकती है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को आते रहते हैं, बहुत सारे भाई हमारे पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि सर अभी कुछ महीने ही डिफॉल्ट हुआ है, मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस लॉस हो चुका है, कुछ मेरे को फैमिली में दिक्कत आ गई थी, कोई मेडिकल इशू था, जॉब चली गई थी, आगे कहीं पर पैसा मेरे साथ फ्रॉड हो गया था, कहीं गैम्बलिंग में उड़ गया, कहीं मैंने ट्रेडिंग में गलती से वो कर दिया, कोई मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। ऐसे बहुत सारे हमारे भाइयों के साथ चीज़ें हो चुकी हैं भारत में, और काफ़ी सारे दिक्कतें चल रही हैं लोगों के साथ। ठीक है, मैं आप सबको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप अकेले हैं या इस दुनिया के अंदर जिनका लोन डिफॉल्ट हो चुका है, आपके ऊपर ही पहाड़ गिर चुका है, तो आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इंडिया के अंदर लमसम मान के चले तो कम से कम जो लोन डिफॉल्ट अभी तक हुए हैं, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एनबीएफसी के लोन मिला के सब कुछ अगर जोड़ें तो 6 से 9 करोड़ के बीच में जो लोन डिफॉल्ट हुए हैं। जी हाँ, 6 से 9 करोड़ लोगों के लमसम लोन डिफॉल्ट हुए हैं। तो ऐसे में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करने से बचना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, और किन किन चीज़ों का आपको सही सही जवाब देना है, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। कई हमारे भाई लोग पूछते रहते हैं कि सर मेरे साथ ये हो गया तो क्या करूँगा, वो हो गया तो क्या करूँगा, अगर इन्होंने ये वाली चीज़ कर दी तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई घर पे आया तो क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं 100% वही सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आप लोग घबराए नहीं, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप एक काम कर सकते हो, अपने शहर का नाम और अपने जहां जिस भी लोन कंपनी से आपका लोन चल रहा है उनका नाम लिखिए। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि आपके शहर, आपके जिले में वो लोग होम विजिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते प्रॉपरली, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज तो जान लो कि अगर किसी भी लोन कंपनी का अगर आप डिफॉल्ट करने वाले हो, ठीक है, तो आपको उन्हें एक इंटीमेशन जरूर देनी हो, आपको एक प्रायर नोटिस उन्हें जरूर देना है। डिफॉल्ट करने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, जिन भाइयों का लोन डिफॉल्ट हो चुका है, जिनका 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, वो इस चीज से दूर रहे। पहला मंथ अगर आपका है तो आप दे सकते हो प्रायर नोटिस, या फिर अगर अभी आपका डिफॉल्ट ही नहीं हुआ है तो आपको प्रायर नोटिस देना मैंडेटरी है, आपको देना ही जरूरी चाहिए। क्योंकि एक एग्रीमेंट तोड़ने से पहले आपको बताना जरूर है कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपके साथ दिक्कत क्या है, आपके साथ परेशानी क्या है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर आपका 2 महीने से हो चुका है, ऊपर एनपीए हो चुका है, राइट ऑफ हो चुका है, काफी दिनों से डिफॉल्ट चल रहा है, तो प्रायर नोटिस देने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। क्यों मैं बता रहा हूँ प्रायर नोटिस देने का क्यों मतलब नहीं बनता? क्योंकि प्रायर नोटिस का सिंपली मतलब यही होता है कि भाई साहब मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे को ये दिक्कत है, इस चक्कर में मैं आपका लोन डिफॉल्ट करने वाला हूँ या फिर कर चुका हूँ। ओके, तो जब एनपीए हो जाता है, जब 2 महीने से ऊपर हो चुका होता है, एनपीए होने वाला होता है, एनपीए हो चुका होता है, तो अब बैंक को प्रायर नोटिस देने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आपको हमेशा फर्स्ट मंथ के अंदर या फिर फर्स्ट मंथ से पहले, डिफॉल्ट करने से पहले प्रायर नोटिस देना है। वहां से जो बैंक की तरफ से जवाब आएगा वो चीजें हैं। प्रायर नोटिस का मतलब यही होता है कि रिकवरी की चीजें रोकने के लिए, सब कुछ करने के लिए। लेकिन जब वो लोग ये प्लान इनिशिएट कर चुके होते हैं तब आप प्रायर नोटिस दोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको हमेशा डिफॉल्ट से पहले या फिर फर्स्ट मंथ के अंदर, जैसे मान लो आपका डिफॉल्ट हो चुका है, आप 10 दिन हो चुके हैं, तो अब आप प्रायर नोटिस दीजिए। ओके, यहीं पर अगर आपके 2 महीने हो गए तो प्रायर नोटिस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप आराम से बैठ जाइए। आपके साथ अगर कोई विजिट में दिक्कत होती है, कॉल्स में दिक्कत हो रही है, तो उनकी कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर दें। जैसे अभी मैं आपको एक केस बताता हूँ जिनके साथ मेनली क्या हो रहा था। मैं एक क्लाइंट से हमारी बात हुई थी, जुड़े टाइम से उनका लमसम 2 महीने का डिफॉल्ट हो चुका था। उन्होंने बोला सर प्रायर नोटिस बना देते हैं, हम लोग प्रायर नोटिस ही देंगे। मैंने बोला नहीं नहीं, अब आपका 2 महीने हो चुके हैं, अब आपको कंप्लेंट ही करनी चाहिए। लेकिन वही होता है ना कि बैल बुद्धि कहाँ काम आती है। आदमी का इस ऐसी सिचुएशन में थोड़ा दिमाग से खराब हो जाता है, थोड़ी चीज़ें वो उल्टी सीधी सोचने लगता है कि नहीं नहीं सर आप प्रायर नोटिस दीजिए, प्रायर नोटिस से रुक जाएगा, हो जाएगी सारी चीज़ें। मैं कहा ठीक है भाई साहब, हम दे देते हैं, हमें क्या है, हम तो यही काम करने के लिए बैठे हुए, हमने प्रायर नोटिस बनाया दिया। हमने जो चीज़ पहले बताई थी कि विजिट आपको इस तरीके से रोकनी है, आपको ये कंप्लेंट करनी है, वो लोग उस पर नहीं माने। प्रायर नोटिस दिया, प्रायर नोटिस 2 महीने उन्हें हो चुके थे, 2 महीने के बाद प्रायर नोटिस दिया तो उसका कोई जवाब नहीं आया, कोई खास नहीं है, उसको सिंपली इग्नोर कर दिया गया। ओके, विजिट वही वही कंटिन्यू रही। अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले की बात है, हमने उनकी कंप्लेंट वगैरह करके, मैं बहुत उन्होंने मुझसे बोला कि सर आप कंप्लेंट करवा दो, आप रुकवा दो।
तो मैंने बहुत वो करके उनकी विजिट रुकवाई है, मल्टीपल कंप्लेंट्स करके, सारी चीज़ें करके। तो इसीलिए आप पहले ही कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दो। पहला मंथ जैसे ही कंप्लीट होता है, कंप्लेंट्स आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। जो भी आपके साथ दिक्कतें हो रही है, जो भी परेशानी आपको आ रही है, रिकवरी वाले दे रहे हैं, क्योंकि आपको आगे चल के दिक्कत हो, उससे बढ़िया आप पहले ही वो चीज़ें करके बैठ जाओ। ओके, अब मान लेते चलो प्रायर नोटिस आपने दे दिया, सारी चीज़ें कर दी, अब आपको क्या होगा? देखो, प्रायर नोटिस देने के बाद भी कुछ ही कंपनियां हैं जो आपको छूट देती है, डील देती है, वरना जो नहीं देगी वो आपको क्या करेगी, आपको पहले दिन से ही कॉल्स डालना स्टार्ट कर देगी, बहुत ज़्यादा कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपका आज का दिन का डिफॉल्ट है, कई एनबीएफसी तो ये भी करती है, जिस दिन डिफॉल्ट होता है ना, उस दिन भी कॉल करती हैं। समझ रहे हो कि भाई साहब आपका ईएमआई थी, आपने भरी नहीं, आज की ईएमआई थी, क्यों नहीं भर रहे? समझ रहे हो? तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इनसे बात करना अपना सर दीवार में मारना है, सच्चाई। क्योंकि आप एक कॉल उठाओगे, एक से बात करोगे, उतने में 10 कॉल पीछे से आ जाएंगे। और कई आजकल तो एक बहुत ज़्यादा वो हो गया है, आजकल एक परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं बता देता हूँ। कोई आदमी अपना अननोन कॉल बंद कर लेता है, फ़ोन बंद कर लेता है, लोग व्हाट्सअप पे फ़ोन करने लगते हैं। नॉर्मल कॉल कम करते हैं, व्हाट्सअप पर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आदमी एक बार के लिए नॉर्मल कॉल नहीं उठाता है, लेकिन व्हाट्सअप पर कॉल ज़रूर उठाता है कि साला किसका है, देखे जरा एक बार, है नहीं? व्हाट्सअप पर कॉल जरूर उठाता है। व्हाट्सअप पर क्या होता है, रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है, तो ये लोग गाली गलौज बदतमीजी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, व्हाट्सअप के अंदर भी एक फीचर होता है ब्लॉक अननोन कॉल्स। ओके, आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। और अगर आपको नॉर्मली भी बात नहीं करनी है, तो आप नॉर्मल कॉल को भी अननोन कॉल्स बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको हैरेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसके एक डिसएडवांटेज है, आपके घर की विजिट थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। अगर आप कॉल अननोन बंद कर दोगे, स्विच ऑफ हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि वो स्विच ऑफ होता है उसके बाद, ठीक है? तो वहाँ पर अपडेट जाता है कि भाई साहब इन्होंने फ़ोन वोन बंद कर लिया, आप जाके विजिट पे ध्यान दीजिए, तो वहाँ पर विजिट ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अगर आप ये कर सकते हो, 100 कॉल अगर आपको आ रहे हैं, तो आप एक कॉल उठाओ, एक पे अपडेट दो, बाकी 99 के लिए बंद रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? और अपने एंड से कभी फ़ोन ना काटे, सामने से वाले को ही काटने दे। ओके, अब कई भाई लोग बोलते हैं सर मैं एक कॉल पे भी बात नहीं करना चाहता, तो आप एक काम करो, सबसे बढ़िया हमारी एक कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हो। आपके बिहाफ पे हमारी टीम बात करेगी, चाहे आपका एक कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, जितने भी कॉल हो आपके बिहाफ पे बात करेगी, आपके लिए सेटलमेंट ऑफ और आपकी विजिट वगैरह भी कम कर देगी। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि विजिट करने से पहले कॉल करते हैं, तो हम लोग वही देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर वो लोग विजिट नहीं करते हैं। अब मान लेते हैं कॉल का फीचर तो यहाँ से खत्म हो जाता है। अब क्या फीचर स्टार्ट होगा, अब होता है विजिट। सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इनका जो है वो है विजिट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो विजिट के लिए, होम विजिट के लिए जो गाइडलाइंस है उनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गाइडलाइंस में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि किसी भी छुट्टी वाले दिन, किसी भी संडे वाले दिन, किसी भी वीकेंड वाले दिन, मतलब किसी भी वीकेंड वाले दिन, किसी भी नेशनल हॉलीडे वाले दिन आपके घर पे कोई भी विजिट नहीं हो सकती है, कोई भी विजिट नहीं हो सकती है। ये प्रॉपरली इलीगल है, प्रॉपरली अनएथिकल है, प्रॉपरली ही बेकार तरीका है होम विजिट करने का। ओके, और अगर किसी वर्क डे वाले दिन भी विजिट आपके घर पे होती है, तो उनके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, डीआरए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, खुद का है तो एजेंसी का। दोनों में से, तीनों में से तीनों के तीनों चीज़ें वैसे मैंडेटरी है, लेकिन तीनों में से अगर दो भी हो तो चल जाएगा। दो तो नहीं होंगी, आईडी कार्ड ही होता है, और 2 चीज़ें इनके पास नहीं होती, मैं पता दे देता हूँ। तो आप सिंपली इन पर बोल सकते हो कि आप यहाँ से निकलो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, सीधे यहाँ से जाओ। कई बार ये लोग क्या करते हैं, ठीक हो जाते हैं, वहाँ बोलते नहीं मैं तो पेमेंट लेके जाऊँगा, मैं तो यहाँ से ये लूँगा नहीं। आपको उसी टाइम पर तुरंत रूप से अपना फ़ोन निकालना है, वीडियो कैमरा ऑन करना, और वीडियो तब तक बंद नहीं करना जब तक ये चला ना जाए, क्योंकि वीडियो पे आप पे कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा, वीडियो पे आपसे कोई भी बदतमीजी से बात नहीं करेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ओके, तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, होम विजिट रोकने का भी एक तरीका है, होने से पहले भी होम विजिट रुक जाती है। उसका तरीका अगर आप वो तो थोड़ा अनएथिकल है, तो आप एक काम कर सकते हो, मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मल्टीपल कंप्लेंट्स अगर हम करते हैं, जैसे मेल पे, ट्विटर पे, और उसके बाद आरबीआई के ओम्बुड्समैन हम कंप्लेंट करते हैं, तो वैसे भी होम विजिट रुक जाएगी, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसका एक टाइम लाइन है, वो टाइम से पहले नहीं हो सकती। कई लोग क्या करते हैं, आरबीआई में पहले कंप्लेंट करता है, ऐसा नहीं होता। आरबीआई की 30 डेज की पॉलिसी है, उसके बाद ही कंप्लेंट हो सकती है। ओके, तो वो चीज़ आपको करना मैंडेटरी है, वो हमने बताया हुआ है अपने पेड मेंबर्स को और अपने सारे लोगों को। ओके, आप यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं व्हाट्सअप पर। ओके, अब सेकेंडरी चीज़ क्या होती है, थर्ड चीज़ जो है सबसे बड़ी बात, वो होता है लीगल नोटिस। जो डराया जाता है कि हम लीगल में चले जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, हर एक बैंक, हर एक एनबीएफसी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजता है। ओके, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, चेक बाउंस का नोटिस, इन 3 चीज़ का नोटिस भेज सकता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन तीनों का नोटिस का रिप्लाई देना मैंडेटरी है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों मैंडेटरी है? आर्बिट्रेशन तो आपने सुना ही होगा कि आर्बिट्रेशन का रिप्लाई देते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सेक्शन 25 और चेक बाउंस का रिप्लाई आपको इसलिए देना है क्योंकि अगर आप उसका रिप्लाई दे देते हो तो ज़्यादातर जो बैंक है वो आपके ऊपर केसेस नहीं करते हैं, आपको परेशानी नहीं होती है।
तो इन तीनों का रिप्लाई भी आप दें और उसके बाद आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका डर खत्म हो जाता है, तुरंत रूप से जैसे नोटिस आता है वैसे आप रिप्लाई दे दो, आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आके होने ही नहीं वाली है। ओके, अब अगर मान लेते हैं चलो आप रिप्लाई नहीं दे पाए, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया या फिर सेक्शन 25 है चेक बाउंस का केस हो गया। ऐसे में क्या करना है, देखो आर्बिट्रेशन का अगर अवार्ड आपको आ गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको उस पर सिंपली स्टे लेना है। वो अलग तरीका है, आपको स्टे लेना, उसको चैलेंज करना है, चैलेंज नोटिस भिजवाना है, वो सब आपको बता देंगे। आप व्हाट्सएप पर हमारा नंबर आ रहा होगा, उस पर मैसेज कर देना, हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या है वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वो अगर यहाँ पर बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, क्योंकि आर्बिट्रेशन का अगर अवार्ड पास भी हो गया है तो उसके ऊपर चैलेंज लगाया जा सकता है, उसको चैलेंज करा जा सकता है। ओके, और अगर चेक बाउंस या फिर सेक्शन 25 का अगर आपके ऊपर केस कर भी दिया गया, वैसे तो होता नहीं इतनी जल्दी, लेकिन अगर मान लेते कर भी दिया गया तो क्या करा जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपली उस पर फर्स्ट डे ही बेल हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार बेल करवा लो, फिर उसका डेट बढ़ती रहेगी, आप आगे चल के लोन सेटल करवा लेना। एक सेटलमेंट लेटर ड्राफ्ट करवा के उन्हें भेज के बैंक को अपने जितने भी आपको लग रहा है, जैसे मान लो आपको 10 पे करना है, बैंक बोल रहा है नहीं मैं 30 पे करूंगा, बीच में 20 का अच्छा खासा ऑफर आपको मिल जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उतने में आप सेटलमेंट कर लीजिए, एक बार सेटलमेंट हो जाता है, एनओसी मिल जाती है, एनडीसी मिल जाती है, उसके बाद आपका जो केस है वो विड्रॉ हो जाएगा। जब एक बार केस विड्रॉ हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कई वाले बोलते हैं कि केस हो गया अब मेरे को क्या करना चाहिए, देखो फंड है तो सेटलमेंट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है फंड तो कोई बात नहीं, आराम से फिर चलता रहेगा, क्या दिक्कत आ रही है। उसके लिए लॉयर प्रोवाइड करवाना, वो सारी चीज़ें तो हम करवा ही देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर मान लेते केस नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आराम से पहले आपका लोन एनपीए होगा, फिर राइट ऑफ होगा, उसके राइट ऑफ के बाद आपको आराम से 10 से 20% की डील मिल जाएगी अंदर, आप उसमें सेटलमेंट कर सकते हो। सेटलमेंट भी आजकल बहुत बड़ा फ्रॉड आ चुका है, वो लोग क्या करते हैं फेक सेटलमेंट लेटर भेजते हैं, फेक चीज़ें करवाते हैं। तो आपको सारी चीज़ें देखनी है, किसी को पहले पेमेंट नहीं करनी है, किसी के हाथ में पेमेंट नहीं देनी है, किसी पेपर पे साइन वगैरह नहीं करना है। सारी चीज़ें देख धाग के आप हमसे चेक करवा सकते हो, किसी और से चेक करवा सकते हो। चेक करवाने के बाद ही अपनी सेटलमेंट करें, और सेटलमेंट की पेमेंट हमेशा ऑनलाइन के माध्यम से करें, चाहे पेटीएम वगैरह इस तरीके से, यूपीआई से, चेक से पेमेंट करें, डीडी से पेमेंट करें, या फिर ऐसे किसी भी रूप से ऑनलाइन रूप से आप पेमेंट करें। आपको कोई भी कैश कहीं पर भी नहीं देना। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी भी कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए, कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, चाहे तो मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो। बिल्कुल भी संकोच करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जवाब दूंगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।